हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। मैं डॉक्टर सैयद रहमान अली केजीएन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित के अध्याय 7 समाकलन यानी इंटीग्रेशन की प्रश्नावली 7.1 को शुरू करने से पहले इस इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर इंटीग्रेशन है न केवल 12th में बल्कि 11th में भी फिजिक्स और गणित में बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए शुरू करते हैं हम। इंटीग्रेशन यानी समाकलन किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अवकलन की विपरीत क्रिया समाकलन कहलाती है। अवकलन की विपरीत क्रिया को हम समाकलन कहते हैं। अवकलन को हम अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं, जबकि समाकलन को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सामान्यतः जब हम प्रश्न हल करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। असल में ये प्रोनाउंसिएशन ही या उच्चारण ही गलत है, क्योंकि अवकलन और समाकलन यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है। अवकलन एक प्रक्रिया है, समाकलन एक प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन की विपरीत प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। इस प्रकार समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। हम अवकल गणित में यानी डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर एक फलन का या एक फंक्शन का अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी डिफरेंशियल कैलकुलस में या अवकल गणित में हम किसी दिए गए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन या इंटीग्रल कैलकुलस में हम उस दिए गए अवकल गुणांक से उस फलन को ज्ञात करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। देखिए, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकल गणित में हम एक फलन का या एक फंक्शन का अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं, जबकि समाकल गणित यानी इंटीग्रल कैलकुलस में हम उस फंक्शन को ज्ञात करते हैं जिसका हमें डिफरेंशियल कैलकुलस अर्थात अवकल गुणांक दिया होता है। आइए हम समाकलन या इंटीग्रल किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन पर विचार करते हैं। समाकलन किसी फलन का या किसी फंक्शन का इंटीग्रल यानी समाकल ज्ञात करने की विधि को हम समाकलन कहते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने डेरिवेटिव निकाला एफ एक्स का, तो माना कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है या एफ एक्स का अवकलज एफ एक्स है, तो हम ये कहेंगे एफ एक्स यानी कैपिटल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव कहलाता एफ एक्स का। इस एंटी डेरिवेटिव को ही हम प्रति अवकलज कहते हैं। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स का अवकलज एफ एक्स हुआ, और इस एफ एक्स यानी अवकलज का प्रति अवकलज कैपिटल एफ एक्स, इस एफ एक्स को ही हम इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव कहते हैं। इसको हम संकेत रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। अगर हमें यह कहा जाए कि एफ एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए या एफ एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए, तो हम एफ एक्स का इंटीग्रल ज्ञात करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो हम यहाँ इस चिन्हों के बीच में एफ एक्स लिख देंगे। ये जो चिन्ह है ये चिन्ह कहलाता इंटीग्रेशन।
कहलाता इंटीग्रेशन और ये कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष। और जिस फंक्शन का या जिस फलन का हम इंटीग्रल ज्ञात कर रहे हैं, जैसे हम एफ का इंटीग्रल ज्ञात कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन एफ है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। इंटीग्रांड हिंदी में हम कहते हैं इसको समाकल, समाकल। और इंटीग्रेशन को हम कहते हैं समाकलन, समाकलन। तो ये जो चिन्ह है ऐसा, ये चिन्ह ही है सिंबल इंटीग्रेशन कहलाता है। और अगर dx लिखेंगे तो x के सापेक्ष हुआ। जिस फंक्शन का या जिस फलन का हमें इंटीग्रल ज्ञात करना होता है उसको हम यहां लिखते हैं। यदि हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या c लें, यदि हम एक स्वेच्छाचार c लें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं d/dx ऑफ fx प्लस c इज इक्वल टू fx। क्योंकि हम जानते हैं जब डेरिवेटिव निकालेंगे fx प्लस c का, जहां c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यानी कि स्वेच्छाचार है, तो जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो c मर जाएगा, c का मान 0 आएगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन fx से dx, इसका मान आएगा fx प्लस c। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार fx का जो इंटीग्रेशन आ रहा है, fx प्लस c आ रहा है, ये यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, क्योंकि c भिन्न भिन्न मान को ग्रहण कर सकता है। और जब हम c के भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो fx के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके हमें अपरिमित अवकलज प्राप्त होंगे। इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम जनरल इंटीग्रेशन, जनरल इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकल कहते हैं। अनिश्चित समाकल इसीलिए कहते हैं हम इसको कि c के भिन्न भिन्न मान ग्रहण करेगा तो fx के भिन्न भिन्न अवकलज हमें प्राप्त होंगे। और यही वजह है c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन अचर कहते हैं। प्राय जब हम समाकलन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि c को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अनिश्चित समाकलन में हमें मान के चलना है कि c उसके साथ में ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है अनिश्चित समाकल और दूसरा कहलाता है निश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल इंटीग्रेशन डिवाइड dx ऑफ fx प्लस c बराबर fx, इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c। हमेशा इसके साथ c अटैच होगा समाकलन। और डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा दो सीमाओं के बीच इंटीग्रेशन होगा, a टू b fx dx। मान लीजिए जा रहा कैपिटल fx, इसके लिमिट हम रख देंगे a टू b, तो बन जाएगा ये fb माइनस f। जब हम दो सीमाओं के बीच समाकलन करेंगे तो कहलाएगा निश्चित समाकलन या निश्चित समाकल, और ये कहलाएगा अनिश्चित समाकल। आइए अब हम फार्मूलों को शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है हमारा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये होता है x की पावर n, यानी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डेरिवेटिव x की पावर n, या x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस n का अवकलज x की पावर n। तो जब हम x की पावर n का इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो ये कहलाएगा
x की पावर n where n is not equal to -1. दूसरा फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x की पावर n, ये होता है -n अपॉन x की पावर n प्लस 1. इसलिए जब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 dx, तो ये जो n है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -1 अपॉन n x की पावर n प्लस c, और यहाँ भी वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1. डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस n x की पावर n माइनस 1, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो आता 1 अपॉन x की पावर n. इसलिए जब हम 1 अपॉन x की पावर n का इंटीग्रल निकालेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस n x की पावर n माइनस 1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1. यहाँ तक सबके समझ में आ रहा? हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं तीनों फार्मूले, और हमने इसका सामने क्या निकाला, समाकल. क्योंकि आप सभी जानना है कि dy dx आप मान लीजिए sin x, तो sin x का मान होता है cos x, तो इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू sin x हो रहा है. क्यों? क्योंकि अवकलन की उल्टी प्रक्रिया समाकलन है. sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रल sin x. तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 x की पावर n होता है, तो x की पावर n का इंटीग्रल होगा, ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c. 1 अपॉन x की पावर n का डेरिवेटिव निकालते हैं तो या तो -n अपॉन x की पावर n प्लस 1, और जब 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो -1 अपॉन n x की पावर n प्लस c आता है. और जब 1 अपॉन 1 माइनस n x की पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो आता है 1 अपॉन x की पावर n, और जब 1 अपॉन x की पावर n का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n x की पावर n माइनस 1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1. चलिए चौथा फार्मूला dy dx ऑफ e की पावर x, ये e की पावर x ही होता है, इसलिए e की पावर x dx ये कहलाएगा e की पावर x प्लस कांस्टेंट c. यानी डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, यानी e की घात x ही होता है, या e की घात x का डेरिवेटिव e की घात x ही होता है, और e की घात x का इंटीग्रेशन भी e की घात x ही होता है. डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x या a रेज़ टू x ये होता है a रेज़ टू x log बेस e है, और जब हम a रेज़ टू x या a की घात x dx, यानी a की घात x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा a की पावर x अपॉन log बेस e है प्लस एक कांस्टेंट c. अगला देखिए dy dx का log बेस e x ये होता है 1 अपॉन x, इसलिए 1 अपॉन x dx जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x का तो आ जाएगा log ऑफ मॉडुलस x प्लस c. यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि 1 अपॉन x का जब हमने इंटीग्रेशन करा तो log ऑफ मॉडुलस x को मॉडुलस में लिया है. वजह क्या है इसकी? आइए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं. जैसे कि dy dx ऑफ log x, इसका मान क्या होता है 1 अपॉन x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, जहां x का मान बड़ा है 0 से. और जब हम dy dx का log बेस माइनस x का निकालते हैं तो आता है 1 अपॉन माइनस x, और माइनस x का फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1 आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1 अपॉन x. तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर x इज लेस देन 0, तो यहाँ x इज ग्रेटर देन 0, x बड़ा है 0 से, या x पॉजिटिव है तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, और यहाँ x छोटा है या x नेगेटिव है तो log माइनस x का जो डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, अगर हम इसको 1 और इसको 2 दे दें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अर्थात समीकरण 1 और 2 से dy dx ऑफ log ऑफ मॉडुलस x इज
1/x लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x का मान 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो क्या है, या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो यहाँ जो लिखने की वजह थी कि डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/dx इसका मान होता है log ऑफ मॉड्यूलस x प्लस c। सातवां फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट c। कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0 होता है और जब हम 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन 0 dx इज इक्वल टू c। ठीक है, इसी प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन होगा x। अच्छा यहां याद रखिए इंटीग्रेशन dx, ये इंटीग्रेशन 1 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 dx इज इक्वल इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। तो याद रखिए dy इज इक्वल टू y, dz इक्वल टू z, dt इज इक्वल टू t, dw इज इक्वल टू w और d थीटा इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा। रिमार्क करें इस बात को, इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन dx और dx का मतलब x, तो dy का y, dz का z, dt का t, dw का w और d थीटा का थीटा होगा। इधर देखिए नवा dy dx ऑफ 1/x, इसका डेरिवेटिव -1/x², तो 1/x² का इंटीग्रल होगा, ये माइनस यहां आ जाएगा -1/x प्लस एक कांस्टेंट c प्लस एक कांस्टेंट c। 10वां फार्मूला देखिए डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है 1/2√x। इसलिए जब हम 1/√x का इंटीग्रल करेंगे तो 2 यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2√x प्लस के c। डेरिवेटिव ऑफ 1/2x क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है -1/2x√x। इसलिए जब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा और 2 पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/x√x dx इज इक्वल टू, ये 2 पर जा रहा तो -2/√x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ x√x, x√x का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1 और x की पावर 1/2, x की पावर 1 प्लस 1/2 x की पावर 3/2। तो x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव होता है 3/2√x और जब हम √x का डेरिवेटिव इंटीग्रल निकालेंगे तो ये 2 यहां आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/3 x√x प्लस के सभी के समझ में आ रहा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। जब हम